हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जीएस के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है आत्मरंग पांडुरंग। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1897 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता के बेलूर मठ में ये स्थापना की थी इन्होंने। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय जी के बारे में, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्होंने की थी 1828 में। यह भी ध्यान रखेंगे, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और पूछा जाए दयानंद सरस्वती जी के बारे में, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और पूछा जाए आत्मरंग पांडुरंग जी के बारे में, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, सारे प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को नोट करके चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका को, ऑप्शन बी है नेपाल को, ऑप्शन सी है चीन को, ऑप्शन डी है जापान को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और नेपाल की बात की जाए तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, इतने पॉइंट इसके भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 8 अगस्त 1942 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 का पूछा जाए तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, क्योंकि उसके कुछ अनुच्छेद भी लागू हो चुके थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताना है। ऑप्शन ए है स्वामीनाथन को, ऑप्शन बी है नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन सी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन डी है विशाल तिवारी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए स्वामीनाथन जी के बारे में, तो इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और पूछा जाए विशाल तिवारी जी के बारे में, इन्हें विशाल तिवारी जी को लाल क्रांति का जनक माना जाता है। और पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, तो यह हरित क्रांति के प्रवर्तक रह चुके हैं। और यह भी पहले हरित क्रांति के जनक कहा जाता था इन्हें भी, इसलिए इन्हें इस टाइम प्रवर्तक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है। तो पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। और पूछा जाए जो कि ग्राम प्रधान बनने के लिए जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसके लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो उसके लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताना है, कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी है व्हेल, ऑप्शन सी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान ने, ऑप्शन बी है भारत ने, ऑप्शन सी है इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम विश्व कप वेस्ट इंडीज द्वारा जीता गया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेस्ट इंडीज ने प्रथम विश्व कप जीता था, यह ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो यह राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है बताना है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 356 में आता है। और पूछा जाए 352 में, तो 352 में हमारा आपात उपबंध आता है। और पूछा जाए 360 में, तो 360 में हमारा वित्तीय आपात आता है। और पूछा जाए हमारा 368 में, तो 368 में हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसे भी। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? जो कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत माना गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 का क, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 का क, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पूछा जाए अनुच्छेद 19 के क में, तो अनुच्छेद 19 के क में प्रेस एवं वाक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। पूछा जाए अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में हमारे अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। पूछा जाए अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों के अंत में की बात करें तो इसमें एक दोष के लिए जो दोष सिद्धि का प्रावधान है वो इसी में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? चंद्रमा पर पहुंचाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। ऑप्शन ए है गगनयान, ऑप्शन बी है अपोलो 11, ऑप्शन सी है चंद्रयान 3, ऑप्शन डी है मंगलयान 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपोलो 11 एक ऐसा चंद्रयान मिशन था जो कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने में सफल रहा था। यह कब गया था? ये 16 जुलाई 1969 को ये भेजा गया था, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी गए थे, जिन्होंने अपना पहला कदम चंद्रमा की सतह पर रखा था। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आज की प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों कैसे लगे आप सभी को प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, अपने जरूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।